हेलो एवरीबॉडी, आई एस वशिष्ठ वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ जी सेंट्रिक। जैसा कि मैंने बताया था, कम्युनिकेशन सिस्टम को पढ़ना है, अगर कम्युनिकेशन सिस्टम को समझना है हमें, तो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के कुछ कंसेप्ट्स का बहुत ज़्यादा नीड होगा हमें। तो अब हम कुछ आने वाले लेक्चर्स में पहले बेसिक्स जो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में आपने पढ़े होंगे उनको रिमाइंड करते चलेंगे और यहाँ पर अपने नोट्स में मेंशन करते चलेंगे। नोट्स बनाने का मतलब आप कॉपी पेन से, डिफरेंट कलर के पेन से जो नोट्स बनाते हैं वो आपके ऊपर है। नोट्स बनाने का मेरा मतलब यह है, जब हम कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं और मैंने बता दिया है कि मैं केवल सिग्नल सिस्टम की वो चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज में आने वाली हैं, तो नोट्स बनने चाहिए माइंड में। फ्रीक्वेंटली जगह जगह पर चीज़ें यूज में आती रहेंगी, इसलिए हमें माइंड में रखना है चीज़ों को जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरी सिग्नल्स एंड सिस्टम्स आपको आती है नहीं आती है, आपको याद है नहीं है, वो साइड में रखिएगा। बट कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, सिग्नल सिस्टम के जो चीज़ें हमें नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो आप यहाँ पर जो मैं बताऊंगा उसको आपको नोट्स मेंशन करने हैं, नोट्स तो बनाने हैं, साथ साथ में माइंड में भी रखना है उसको हमें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक सिग्नल है xt इक्वल टू 5 sin 10 पाई टी। ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल को अगर मैं कहूं कि इस सिग्नल को आपको समझना है, आपको समझना है, मैं चलो समझाता हूं आपको। तो मैं इस सिग्नल के बारे में ऐसा समझाऊं तो सही बोल रहा हूं, अगर मैं ऐसा समझाऊं तो कि ये एक साइनोसोडल सिग्नल है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल आ रही होगी और पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल पीक वैल्यू +5 और -5 के बीच में होगी। -5 और +5 के बीच में ये साइनोसोडल इस तरह से आ रहा होगा, और ना केवल पॉजिटिव टाइम पर, नेगेटिव टाइम पर भी ऐसा ही होगा। सॉरी, नेगेटिव टाइम पर भी ऐसा होगा। ये ऐसे बना के बता दिया। अगर ये ऐसे बना के बता दिया तो मैं आपको समझा पा रहा हूं कि मैंने बता दिया, ये सिग्नल मैंने बना दिया है। अच्छा, ये बना दिया तो इस स्केल पर क्या रखा है मैंने, जिसको ड्रॉ किया है, साइनोसोडल, वो ये है जो कि है xt। तो इस स्केल पर तो रखा है मैंने xt, और इस स्केल पर क्या रखा है, टाइम के रेस्पेक्ट में ही बनाया है मैंने, t। इस स्केल पर रखा हुआ है मैंने t। अगर इस स्केल पे t रखा हुआ है तो आपको याद आ रहा होगा, कई बार आप यूज में लेते होंगे, ये 0 है, चलिए बात तो समझ में, यहां पर आप यूज में ले लेते होंगे, याद आ रहा हो तो थोड़ा सा, π/2, पाई, 3π/2, 2π बोलते हैं ना, हर 2π के बाद साइकिल कंप्लीट हो जाती है, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल मिला के कंप्लीट हो गया। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो आप गलत लिख रहे हैं। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो इस साइन में एंगल की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है। साइन थीटा आपको पता है ना, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, सही है बात बिल्कुल। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अगर 1 होती है तो 1 × 5 अगर हो गया तो 5 वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिए 5 वैल्यू आ रही है, +5 था ना यहाँ पर वैल्यू। अगर साइन 180 की बात करें तो फिर 0 आनी चाहिए वैल्यू, देखिए 0। साइन 270 की बात करें तो फिर -1 आनी चाहिए, -1 × 5 होके -5 आ रही है यहाँ पर। ये ऐसा है। और अगर ये ऐसा है तो मैं एंगल थीटा की बात कर रहा हूं, यहाँ पर साइन में जो एंगल थीटा है वो t नहीं है, बल्कि क्या है, tan πt है। ये है। तो अगर मैं इस स्केल पर t लिखते हुए फिर बोलूं कि ये इतने ऐसे आ रहे हैं तो गलत बात है, ये एंगल्स की वैल्यूज हैं। तो इस जगह पर मुझे t नहीं बल्कि एंगल लिखना चाहिए। इन जनरल इसी एंगल को आप ऐसे भी लिख देते हैं, 5 sin of 10 πt है, तब 5 sin ω t लिख देते हैं ना, कई बार लिखा होगा आपने। तो ये थीटा यहाँ पर क्या है, ओमेगा × t है। ओमेगा क्या है यहाँ पर, अगर कंपेयर करें तो ओमेगा का वैल्यू 10 पाई है। अगर ऐसा है तो मैंने ये जो डायग्रामेटिकली आपको इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करके समझाया, अगर डायग्रामेटिकली नहीं, मैं अपने वर्ड्स से समझाना चाहूं तो मैं कह सकता हूं दिस सिग्नल इज साइनोसोइडल सिग्नल विद एम्पलीट्यूड 5। एम्पलीट्यूड का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पीक वैल्यू 5 तक जा रही होंगी। एंड फ्रीक्वेंसी, ये जो होता है ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी तो होता है ना 10 पाई। क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा है वही 10 पाई है, 10 पाई। अच्छा, यूनिट क्या होता है इस 10 पाई जो मैं फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं, ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है, फ्रीक्वेंसी का तो यूनिट। लेकिन यहां पर जब ओमेगा की बात करते हैं तो ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि ये होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। एंगल किस फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज हो रहा होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। सही याद आया आपको, बिल्कुल रेडियन पर सेकेंड।
लेकिन अगर कोई फ्रीक्वेंसी पूछे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि आपसे पूछता है फ्रीक्वेंसी, या आप उसको बाय वर्ड्स बता रहे हैं फ्रीक्वेंसी में, तो आप एफ बताना चाहेंगे, और एफ ओमेगा से रिलेटेड होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, ओमेगा बाय 2 पाई, यहाँ 2 पाई डिवाइड करेंगे तो 5, और ये क्या होगा हर्ट्ज में। इसी सिग्नल को डायग्रामेटिकली बनाने के बजाय मैं ऐसे कह सकता था, दिस इज ए सिग्नल विद फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड 5, या विद फ्रीक्वेंसी 10 पाई रेडियन पर सेकंड, फिर रेडियन पर सेकंड में बोलता, एंड एम्पलीट्यूड 5। बिल्कुल सही बात है, ऐसा बोल सकते हैं ना। अगर मैं ऐसा बोल ही पा रहा हूं और फिर मैं गूंगा हो जाता हूं, बोल नहीं पाता मैं, फिर मैं कैसे समझाऊं इसी चीज को। अगर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में समझाऊं तो फिर मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, मेरा बात जो है वो डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। फिर मैं डायग्राम के थ्रू क्या समझाऊंगा, मैं बात कर रहा हूं अब टाइम के फॉर्म में नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। फ्रीक्वेंसी की 2 फॉर्म होती हैं, या तो हर्ट्ज मतलब एफ, या रेडियन पर सेकंड मींस ओमेगा। चलिए मैं एफ की फॉर्म में कहता हूं, यहां से समझ में आता है कि ये सिग्नल 0 फ्रीक्वेंसी का नहीं है बल्कि कितनी फ्रीक्वेंसी का, अभी समझ के हम 5, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 होगी। हर्ट्ज में लेकर के चल रहे हैं हम, ये यहाँ पे 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर का सिग्नल है। मतलब अगर कोई पूछे क्या है 0 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है, 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 2 हर्ट्ज की, 1.5 की, 5.7 की, 8 की, 9 की है, नहीं है। कितनी फ्रीक्वेंसी का है, 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का है, तो मैं कह दूंगा 5 हर्ट्ज पर है कंपोनेंट, केवल 5 से पहले नहीं है, 5 से आगे नहीं है, ये कंपोनेंट है। अच्छा, ये 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर कंपोनेंट है। अगर इसी को मैं ओमेगा डोमेन में समझा रहा होता, चलिए यहां समझ लेते हैं, ओमेगा पर बता रहा होता मैं, एफ की बजाय ओमेगा पर। चलिए एक मिनट यही समझते हैं दोनों, ये एफ में समझा दिया मैंने, एफ की वैल्यू 5 हर्ट्ज पर फ्रीक्वेंसी पर कंपोनेंट है। चलिए अगर ओमेगा की फॉर्म में समझ रहे होते तो ओमेगा की वैल्यू 0 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, कितनी फ्रीक्वेंसी पर है, ये 10 पाई पर है। 10 पाई जो भी है यहाँ पर 10 पाई पर एक कंपोनेंट है। अब ये कितनी हाइट का होगा, कुछ ना कुछ हाइट का होगा तो सही। आपको पहले से नॉलेज होगी तो आप बता भी पा रहे होंगे कितने हाइट का होगा, लेकिन मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। मुझे नॉलेज तो है लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ता हूँ ना वैसे वैसे नॉलेज गेन करता हूँ। इससे पुरानी नॉलेज जो भी रही होगी वो मैं भूल गया हूँ, मुझे नहीं ध्यान। तो आप भी अब इस पर जोर मत डालिएगा अभी एट प्रेजेंट कि कितनी वैल्यू का होगा ये कंपोनेंट। बट हाँ ये बात ठीक है, ये कंपोनेंट 5 की बजाय अगर 10 का हुआ तो ज्यादा वैल्यू का होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में किस हाइट तक जाएगा वो अभी सोचने समझने में हम विश्वास नहीं रख रहे हैं। बट ये इसका मतलब मैं नहीं कहना चाह रहा कि कम्युनिकेशन सिस्टम में इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। आगे सीखेंगे हम, जब सीख जाएंगे तब हम बात करेंगे। अभी तो हम जो बिना किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जो जो इसको देख करके समझ में आ रहा है वो बता रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और, कभी भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, देखिएगा मैंने इस सिग्नल को टाइम स्केल पर रिप्रेजेंट किया, हालांकि मैंने थीटा बता दिया जब अगर मैं ऐसे एंगल से लिख रहा हूं। वैसे तो ये टाइम के साथ वेरिएशन का फंक्शन है ना, तो मैं टी की फॉर्म में कहूंगा, फिर ये एंगल नहीं लिखूंगा फिर मैं, ठीक है। तो टी के साथ ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल चल रही होंगी उस केस में। हाँ, अब अगर मैं इसकी बजाय इसको दूसरी फॉर्म में समझूं तो मैं समझ सकता हूं कि मैं फ्रीक्वेंसी स्केल पे भी तो सेम सिग्नल को रिप्रेजेंट कर पाया। जब भी हम फ्रीक्वेंसी स्केल में सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं तो जैसा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर दिखता है मैग्नीट्यूड, 2 तरह के प्लॉट होते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम होता है, एक फेज स्पेक्ट्रम होता है। मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम की बात करें तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम वैसे ही नेगेटिव पर भी होता है, जैसा पॉजिटिव पर होता है वैसे ही नेगेटिव पर भी होता है मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। लेकिन फेज एंगल के साथ होता है टोटल रिजल्टेंट क्वांटिटी, तो हो सकता है एंगल कुछ डिफरेंट हो तो कुछ और आ जाए। अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, पूरी नॉलेज है ही नहीं मुझे अभी साइन सिग्नल के बारे में। चलिए ये एक एग्जांपल लिया, एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। अगर मैं इस सिग्नल को कहूं तो मैं कह सकता हूं, अब उसी तरीके से मैं देखूं तो यहां पर इसमें 2 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, एक ये वाला एक दूसरा वाला है। ये वाली फ्रीक्वेंसी f1 अगर आप कहोगे तो ये ओमेगा, पहले ओमेगा की फॉर्म में कह लेते हैं, ओमेगा 1 2 पाई है, ओमेगा 2 सॉरी इसको आप समझ लीजिए 10 पाई, ओमेगा 1 10 पाई है और ओमेगा 2 4 पाई है। अगर f1 की बात करेंगे तो यहां से डिवाइड बाई 2 पाई करेंगे तो आ जाएगा f1 5 हर्ट्ज है और f2 2 हर्ट्ज है, 2 पाई डिवाइड करके। तो अगर मैं इस सिग्नल को टाइम डोमेन में, तो ये एक्सप्रेशन है,
टाइम डोमेन में मैं ड्रॉ भी कर सकता था, लेकिन मैं फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में ड्रॉ करूं तो कह सकता हूं ये सिग्नल जो होगा, इस दो कंपोनेंट है, एक तो 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर कंपोनेंट है, एक 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर कंपोनेंट है। फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज लेकर के चलते, 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर जो कंपोनेंट है और 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर जो कंपोनेंट है, वो देख के समझ में आ रहा है 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट हाई स्ट्रेंथ का है, 2 हर्ट्ज के बजाय 5 हर्ट्ज वाला हाई स्ट्रेंथ का है। अभी मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूं, एंगल्स की बात नहीं कर रहे, इसलिए साइन है या कॉस है इससे मतलब नहीं है। साइन हो या कॉस हो, दोनों ही फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब पीरियोडिक सिग्नल है तो कुछ फ्रीक्वेंसी होगी इनकी, ठीक है। अच्छा, अब जैसा मैंने बताया था, जैसे पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर होता है वैसे नेगेटिव पे भी होता है, तो -2 हर्ट्ज पर भी कुछ होगा, -5 हर्ट्ज पर भी होगा। ये मैग्नीट्यूड शो किए अभी हमने, फेज के साथ क्या होंगे वो बात नहीं कर रहे हैं। ये सारा डिस्कशन करने का मेरा मतलब क्या है, सुनिएगा। कोई भी सिग्नल टाइम डोमेन में अगर होता है, एक कंपोनेंट हो, मल्टीपल कंपोनेंट हो, साइनोसोडल हो या इसके अलावा और भी किसी तरीके का हो, एनी सिग्नल xt, एनी सिग्नल अगर xt है तो आप बोलोगे ना टाइम का फंक्शन है, ठीक है। तो अगर ये कोई भी टाइम का फंक्शन होता है तो ऑलवेज इस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी कुछ ना कुछ होता है। आप फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ओमेगा मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में कहना चाहते हो या एफ मीन्स हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में कहना चाहते हो। हर टाइम डोमेन सिग्नल का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी डोमेन में, टाइम डोमेन सिग्नल का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी डोमेन में जरूर रिप्रेजेंटेशन होता है। फ्रीक्वेंसी डोमेन मतलब फ्रीक्वेंसी स्केल पर वो कैसे कैसे चेंज हो रहा होगा, कैसे कैसे कंपोनेंट्स आ रहे होंगे, ये जरूर होता है। ऑलवेज फॉर ए सिग्नल इन टाइम डोमेन देयर इज ए सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब इसको कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं हम, टाइम डोमेन में स्मॉल एक्स से, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैपिटल एक्स से, टाइम डोमेन में टी तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एफ। अब आपके पास टाइम डोमेन में कोई सिग्नल है तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन आप यहां पर तो सिंपल सा था तो आप समझ पाए, एक नहीं 2-3 कंपोनेंट्स आगे अगर सिंपल सा था तो आप समझ पाए, लेकिन कभी कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स भी हो सकते हैं। तो फिर उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो हम यूज में लेंगे, एक टाइम डोमेन से सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म करने की टेक्निक्स। तो इनको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स। अब ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। फर्स्ट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म, सेकंड इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म, थर्ड इज जेड ट्रांसफॉर्म। सुन रहे, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म। और इन ट्रांसफॉर्मेशंस, भाई इस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, या टाइम डोमेन का कुछ होता है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या, उसका बेस आता है एक फोरियर सीरीज थ्योरम से। फोरियर सीरीज थ्योरम, आप सिग्नल सिस्टम्स में ये काफी बड़ा लंबा चौड़ा पार्ट है, इसको डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, सिलेबस में भी होता है आपके। लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए हम फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज में लेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको याद आ रहा होगा, आपने कंट्रोल सिस्टम पढ़ा होगा तो वहां लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स की जरूरत पड़ती है आपको। सिग्नल टाइम डोमेन में होता है तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में, सिग्नल इनपुट या आउटपुट या ट्रांसफर फंक्शन टाइम डोमेन में हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, इम्पल्स रेस्पॉन्स जिसको हम बोलते थे टाइम डोमेन में, उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में करके ट्रांसफर फंक्शन बोलता था लाप्लास। ऐसा ही यहां पर कम्युनिकेशन सिस्टम में हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करना है, बट ये बेस्ड है फूरियर सीरीज थ्योरम पर भी, इसलिए फूरियर सीरीज थ्योरम और फूरियर ट्रांसफॉर्म इनको हम कवर करेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में, जिससे कि कम्युनिकेशन सिस्टम में ये जब जहां जहां पर यूज में आ रहे हो तो अब बताने की जरूरत ना पड़े मुझे, आपके भी माइंड में छपे हों उस टाइम पर, क्योंकि मैंने बता दिया कि भाई ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो माइंड में रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं अपनी तरफ से आपको एडवाइस दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से गाइड कर रहा हूं कि जो ये हम डिस्कस करने वाले हैं अभी बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, इसको अपने माइंड में रखिएगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ये वाला पार्ट जो है, देखते हैं चलिए इसको। तो मेरी अगर बात पे आपने गौर किया हो, मैंने बोला हर टाइम डोमेन सिग्नल का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी डोमेन में फ्रीक्वेंसी स्केल पर रिप्रेजेंटेशन होता है, कंपोनेंट्स होते हैं, जरूर होते हैं हर एक के। तो आप कहोगे इसका होता है क्या,
हाँ ये तो साइनोसोडल सिग्नल है, अभी अभी तो समझा हमने कि हाँ इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी है। अब ये कितनी जल्दी जल्दी इसकी साइकिल कंप्लीट हो रही है उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसका अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन करोगे कैपिटल एक्स ऑफ एफ करके बोलोगे अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो किसी फ्रीक्वेंसी कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जरूर है। क्या इसकी बजाय साइनोसोडल के बजाय यही रिपीटेशंस के साथ ट्रायंगुलर सिग्नल हो जाए तो अभी फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है क्या इसका? हाँ इसका भी होता है, लेकिन क्या होता है मुझे नहीं पता यार, पर कुछ ना कुछ जरूर होता है। अच्छा चलो ठीक है, इसका कुछ होता होगा कर लेंगे, चलो आप नहीं पता, लेकिन सर आप बोल रहे हो तो कुछ ना कुछ होगा, तो आगे जरूर कुछ ना कुछ हल देंगे आप। या नहीं सर आपको नहीं पता मुझे तो पता है, बट पता है तो चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको पता है, आपको माइंड में रखना है। अच्छा चलिए इसका चलो ट्रायंगल सिग्नल का भी आप देख लेंगे, बता देंगे क्या इसका भी होगा। अच्छा इसका होगा, अगर आप बोल रहे हो कि सर इसका भी होगा तो फिर इसकी बजाय ये सिग्नल थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ी सी अगर इसकी शेप ऐसी हो जाए कि ऐसा हो जाए तो फिर अलग होगा, सेम होगा, फिर अलग हो जाना चाहिए, होगा। लेकिन इसका भी होगा, हर टाइम डोमेन सिग्नल का कुछ ना कुछ होता है। क्या ये कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स हम पढ़ते हैं जैसे यूनिट स्टेप सिग्नल, आपका इम्पल्स सिग्नल, या ये इम्पल्सेज रिपीटेशंस में आ रही है इस तरीके से इम्पल्स ट्रेन, या ये देखो इसको रेक्टेंगल सिग्नल बोलते होंगे आप शायद इसका। हाँ हर एक का फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन होता है, हर एक का फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन हम सीखेंगे समझेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हम बात नहीं करेंगे, हम जेट ट्रांसफॉर्म की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे? अब आप क्वेश्चन राइज करोगे क्यों? क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म केवल कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज में ले सकते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए नहीं यूज में ले सकते। और जेट ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए यूज में लेते हैं, उससे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स को हम नहीं कर सकते। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऐसा टेक्निक है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स है जिससे हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कौन से होते हैं ये हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में डिस्कस किया ही है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो क्योंकि आपको याद आ रहा होगा ना, कंटिन्यूअस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म CTFT और डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म DTFT, दोनों तरह के पढ़ते हैं ना। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऐसी टेक्निक है जिससे दोनों को कर सकते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन सिस्टम में हम किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, मैं जिस सिग्नल के बारे में बात कर रहा हूं, अब वो सिग्नल कौन सा होगा, मैसेज सिग्नल होगा वो कोई, या वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, या कोई कैरियर सिग्नल, जो भी जैसा भी सिग्नल होगा वो डिस्क्रीट भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है। इसलिए हम फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करेंगे। और जब हम बात कर लेंगे तो हम हो सकता है इतने अच्छे से पारंगत हो जाएं कि इन सिग्नल का तो खैर हमें देख करके समझ में भी आ रहा है, ऐसा भी आ जाए या ये स्टैंडर्ड्स भी हों या इस तरह के हों, इन ये भी हों, इनका भी कैसा स्पेक्ट्रम दिख रहा होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो बता पाए। पारंगत हो जाओ बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पारंगत तो कम्युनिकेशन सिस्टम में जो चीजें यूज में आने वाली हैं उनके लिए पारंगत करने की जिम्मेदारी मेरी है। चलिए तो हम फूरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैं बोल रहा था, टाइम डोमेन सिग्नल का कुछ फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन होता है। ये सबसे पहले पिक्चर में आया फूरियर सीरीज थ्योरम से। फूरियर नाम का एक फिजिसिस्ट था, उसने ये सारे अपने जो थे मैथमेटिकल एनालिसिस की, उसके बाद अपनी थ्योरम बताई फूरियर सीरीज थ्योरम। वहीं से सारी चीज पिक्चर में आई कि हाँ टाइम डोमेन को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में समझ सकते हैं। फिर डिफरेंट उसके उसी पर अपने आगे रिसर्च में उसने फूरियर ट्रांसफॉर्म और फिर लाप्लास और जेट ट्रांसफॉर्म आगे इस तरह से पिक्चर में आए। तो फूरियर सीरीज थ्योरम अभी हमें डिस्कस करनी है। फूरियर सीरीज थ्योरम की तरफ झांकने से पहले एक बार देखिएगा, ये सिग्नल अगर है तो आप इस सिग्नल को कह सकते हो ये साइनोसॉइडल सिग्नल है। कॉस या साइन वाले सिग्नल को साइनोसॉइडल ही तो बोलते हैं। ये साइनोसॉइडल सिग्नल है विद फ्रीक्वेंसी, आप बोल दोगे इसमें एक फ्रीक्वेंसी है केवल, और वो फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 हर्ट्ज। आपसे पूछो क्या ये सिग्नल साइनोसॉइड है, तो आप बोलोगे ये मल्टीपल साइनोसॉइडल से मिलकर के बन रहा है। तो मैं पूछूं मल्टीपल से बन रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या क्या है इसमें, तो आप बोलोगे एक फ्रीक्वेंसी तो 3 हर्ट्ज है, दूसरी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है। अगर ऐसा है तो इस वाले सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे आप, तो कह सकते हैं एक तो 3 हर्ट्ज पर कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा और एक 4 हर्ट्ज पर आपको कंपोनेंट देखने को मिलेगा। 3 हर्ट्ज छोटा सा ऐसा होगा, और जैसा पॉजिटिव में होगा वैसा नेगेटिव में भी हो रहा होगा। मैं मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूं, अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। इनकी हाइट किसकी क्या होगी, वो कौन सा कितनी वैल्यू का है, अकॉर्डिंगली ऐसा होगा। मैं रफली समझ रहा हूं।
अब मेरे को इन सिग्नल जो कि कॉस या साइन या बहुत सारे कुछ कॉस या बहुत सारे कुछ साइन, मल्टीपल कॉस और साइन वाली टर्म से मिलकर के बन रहे हो, उनका स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कहां कहां पर कंपोनेंट्स होंगे, ये तो मैं बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की हेल्प के कॉमन सेंस से भी बता सकता हूं। आप भी समझ सकते हैं कॉमन सेंस से इस चीज को, आप भी किसी और तीसरे बंदे को समझा सकते हैं, बिल्कुल समझा सकते हैं ना, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई सिग्नल साइनसोइडल ना हो, कुछ और तरीके का हो, तो सबसे पहले पिक्चर में आते हैं फूरियर सीरीज थ्योरम। फूरियर सीरीज थ्योरम हर एक सिग्नल के बारे में तो नहीं, लेकिन कोई भी ऐसा सिग्नल हो, एनी, बट स्पेशल कंडीशन क्या है, पीरियोडिक, अपीरियोडिक नहीं। अब पीरियोडिक कौन से सिग्नल होते हैं, अपीरियोडिक कौन से होते हैं, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। एनी पीरियोडिक सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन एल्जेब्रिक सम ऑफ ए डीसी टर्म, पहली चीज डीसी टर्म, एंड नंबर ऑफ साइन एंड कोसाइन टर्म्स। अगर कोई सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल है, वो चाहे कॉस या साइन या मल्टीपल कॉस साइन से नहीं मिलकर के बन रहा है, बट वो पीरियोडिक है। जैसे एक एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल के चुका था, ट्रायंगुलर सिग्नल इस तरीके का है, ये पीरियोडिक तो है। अब ये पीरियोडिक है तो इसका मैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होगा तो सही कुछ ना कुछ, लेकिन बता नहीं पा रहा हूं। साइन कॉस होता तो बताया था कि भाई यहाँ साइन कॉस है तो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ है, पीरियोडिक है तो इसके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के बारे में तो नहीं बता पाता, लेकिन फूरियर सीरीज थ्योरम मेरे को हेल्प देती है इस बारे में। फूरियर सीरीज थ्योरम बोलते हैं कि एनी पीरियोडिक सिग्नल, ये पीरियोडिक ही तो है ना, एनी पीरियोडिक सिग्नल का एक्सप्रेशन इसका कुछ भी हो, पता नहीं क्या होगा इस एक्सटी का, बट दैट सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अदर फॉर्म बाय मल्टीपल नंबर ऑफ टर्म्स, एल्जेब्रिक सम की फॉर्म में मल्टीपल नंबर ऑफ टर्म्स। कौन कौन सी टर्म्स होंगी, पहली टर्म होगी डीसी, डीसी कोई कांस्टेंट होगा जिसको ए नॉट कह दे रहे हैं, एंड नंबर ऑफ साइन टर्म्स होंगे एंड नंबर ऑफ कोसाइन टर्म्स होंगी। एक तो डीसी टर्म होगी, बहुत सारी साइन टर्म्स होंगे और बहुत सारी कोसाइन टर्म्स होंगे। अब ये साइन और कोसाइन टर्म्स के बारे में भी क्या कमेंट कर रहा है, विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, ये सिग्नल की कुछ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इस सिग्नल का एक टाइम पीरियड होगा, इतना टाइम के बाद ये वापस रिपीट हो रहा है, वापस रिपीट हो रहा है, ये तो टाइम पीरियड है, इसको हम फंडामेंटल टाइम पीरियड बोल देते हैं। इस टाइम पीरियड का अगर रेसिप्रोकल कर दें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाती है, पता होगा ना ये f = 1/t, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाती है, उसको जनरली f0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या बोल रहा है, साइन और कोसाइन टर्म कौन कौन सी होंगी, साइन और कोसाइन टर्म्स होंगी, एक तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इट्स हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स का मतलब होता है इसके इंटीजर मल्टीपल, इसके हार्मोनिक्स का मतलब इसका डबल मल्टीपल, इसका ट्रिपल मल्टीपल, इसका 4 मल्टीपल, ऐसी कुछ टर्म्स होंगी साइन में भी और कोसाइन में भी। वापस एक बार रीड कर लीजिएगा, एनी पीरियोडिक सिग्नल, कंडीशन यह है कि सिग्नल क्या होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए, तब फूरियर सीरीज थ्योरम में अप्लाई हो पाएगी। एनी पीरियोडिक सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन एल्जेब्रिक सम ऑफ ए डीसी टर्म, एक डीसी टर्म होगी, एंड मल्टीपल नंबर ऑफ साइन एंड कोसाइन टर्म्स विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इट्स हार्मोनिक्स। अगर इस स्टेटमेंट को मैं सीरियसली ले लेता हूं, थोड़ा सा सीरियसली तो लेना ही पड़ेगा भाई, फूरियर बंदे ने बनाया है सोच समझ करके, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है मैथमेटिकली, अगर ये सिग्नल पीरियोडिक है तो मैं पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए कमेंट कर सकता हूं, ऐसा इसलिए पी लिख दे रहा हूं बस यहाँ पे, जिससे हमारे माइंड में रहे। ये फूरियर सीरीज थ्योरम का स्टेटमेंट आप पॉज लेकर के लिख सकते हैं, और उस फूरियर सीरीज थ्योरम को मैं समझा रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि ऐसे कुछ टर्म्स आएंगे, और समझ में आ गया तो मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं फूरियर सीरीज थ्योरम को, ये भी आप राइट डाउन कर लीजिएगा साथ साथ में। क्या लिख सकते हैं, फूरियर सीरीज थ्योरम ये बोलते हैं एनी पीरियोडिक सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन एल्जेब्रिक सम ऑफ ए डीसी टर्म एंड मल्टीपल कॉस टर्म्स एंड साइन टर्म। चलिए कॉस टर्म्स जो होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाली होगी एक तो, अच्छा कॉस में तो ओमेगा टी आता है ना, तो इस f0 के करस्पॉन्डिंग जो ओमेगा होगा उसको ओमेगा नॉट बोलोगे, जिसको आप 2πf, ओमेगा को 2πf होता है ना, तो ओमेगा नॉट 2πf0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखते चल रहा हूं कॉस ऑफ 2πf0t, जिसको ओमेगा नॉट टी भी लिख सकते थे। कॉस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक्स मींस डबल करता है, चलो इसका 2π ऑफ 2f0 मींस हो जाएगा 4πf0t, कॉस ऑफ 6πf0t, ये डबल हार्मोनिक ये ट्रिपल हार्मोनिक,
और उसने ऐसा कुछ बोला क्या फूरियर सीरीज थ्योरम के पर ध्यान दे तो कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की जो हार्मोनिक्स हैं वो 2 आएंगी, 5 आएंगी, 7 आएंगी, 10 आएंगी, कुछ नहीं बोला, मतलब आगे चलती रहेंगी। ये थर्ड हार्मोनिक थी, ऐसे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। कॉस के अलावा साइन भी बोला उसने, तो प्लस साइन वाली टर्म्स भी होंगी। साइन वाली टर्म भी एक होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाली, एक होगी डबल हार्मोनिक वाली, एक होगी ट्रिपल हार्मोनिक वाली, एंड सो ऑन, ये चलती रहेंगी। अब ये इस सिग्नल के लिए ऐसी होंगी। अब इस सिग्नल पर क्या क्या चीजें हैं जो इस सिग्नल के हिसाब से होंगी। मान लो ये सिग्नल ऐसा था 0 पर 1 2 3 4, फंडामेंटल टाइम पीरियड आया 4, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/4। तो जहां जहां पे एफ नॉट है वहां 1/4 करके, अगर ये सिग्नल चेंज हो गया, दूसरा सिग्नल ऐसा आया, शेप तो कुछ ऐसी है लेकिन उसका टाइम ऐसे है 0.5 1 1.52, टाइम पीरियड अब 4 नहीं रहा बल्कि 2 हो गया, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अब 1/2 होगी। तो फिर सिग्नल अगर चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, तो यहां पर ये चेंज हो जाएंगे, मतलब उसका फूरियर सीरीज एक्सप्रेशन भी चेंज होकर आना चाहिए। भाई सिग्नल अगर आप इसको चेंज कर दे रहे हो, ये XPT था, ये X1PT है, अगर तो X1PT का एक्सप्रेशन भी तो लगाना चाहिए। आप क्या अलग करोगे, वहां F 1/4 पुट करे थे, यहाँ F नॉट 1/2 पुट करोगे। उसके अलावा अगर ऐसा है कि ये सिग्नल तो जा रहा था 2 से लेके -2 के बीच में, ये सिग्नल जाता है मान लो 8 से लेके -8 के बीच में, तो भी तो कुछ चेंज आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी चलो इसकी सेम होती, मान लो इस वाले की भी 0 1 2 3 4, लेकिन एम्पलीट्यूड में चेंज आ जाए तो भी तो चेंज होना चाहिए। तो साथ में इन कंपोनेंट्स के साथ साथ में कुछ कॉफिशिएंट्स भी होते हैं। जो कॉस के साथ हैं उसको हम A1 A2 A3 A4 बोल देना। जो साइन के साथ हैं साइन ऑफ 1 2 पाई F1t, मतलब f का 1 मल्टीपल के साथ B1, 2 पाई डबल ऑफ f के साथ जो मल्टीपल आ रहा है उसको B2, ट्रिपल ऑफ f वाला जो आ रहा है उसको B3, एंड सो ऑन, इस तरह से कह दे रहे हैं। ये जो लिखे हुए हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये तो खैर DC टर्म है ही A0, इनको हम बोल देते हैं, ये कॉफिशिएंट्स है ना साइन और कॉस के। साइन और कॉस जो टर्म्स हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं ये फूरियर सीरीज थ्योरम का ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन है। ये सिग्नल का ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन है, और इन कॉफिशिएंट्स को हम बोल देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज कॉफिशिएंट्स। क्या बोल देता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज कॉफिशिएंट्स। A0 A1 A2 A3 एंड सो ऑन, B1 B2 B3 and so on are called trigonometric Fourier series coefficients। ये कैसे फाइंड करने होते हैं? क्या हम इस सिग्नल को ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज की बजाय किसी दूसरी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या वहां पर भी ऐसे ही कोफिशिएंट्स का कांसेप्ट होता है क्या? क्या होता है ये सब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में हम फूरियर सीरीज को खत्म करके फिर इसकी जो जो चीजें यूज में आने वाली हैं उनको कवर करने का ट्राई करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।